हेलो एवरीवन। तो आज का ये वीडियो सेशन है हमारा क्लास 9 सिविक्स का जो चैप्टर चल रहा था उसका पार्ट 2, जिसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, जिसमें हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, उसके बेसिक्स को समझ रहे थे। तो अगर आपने पहला वीडियो सेशन अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए अच्छे से। आप चाहें तो उसके नोट्स भी बना सकते हैं, या उस सेशन को देखने के बाद आप एनसीईआरटी को रीड भी कर सकते हैं। तो आपके जो अंडरस्टैंडिंग है इस चैप्टर को लेके वो बहुत अच्छी हो जाएगी और आपके एग्जाम्स में अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। तो बढ़ते हैं आगे। तो पहले हम एक नजर मार लेते हैं कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था। हमने डेमोक्रेसी की एक फेमस लाइंस जो 16th प्रेसिडेंट यूएसए के थे, उन अब्राहम लिंकन, उन्होंने दी थी, उसके बारे में उसको देखा हमने। फिर हमने उस कॉमन डेफिनेशन को देखा था, यानी कि डेमोक्रेसी को क्या बोल दिया जाता है, ऐसी सरकार जहां पे जो सरकार को चलाने वाले रूलर्स हैं वो जनता के द्वारा चुने जाएं। तो इस चीज से हमें एक चीज समझ आ गई थी कि जहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, यानी कि इलेक्शन के तहत जनता को चुना जाएगा, उसको तो हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी कि लोकतांत्रिक सरकार बोलेंगे। और जहां पे इलेक्शन होंगे ही नहीं, जहां पे कोई जो सरकार चला रहे हैं लोग, चाहे वो सिंगल रूलर हो या काफी सारे लोग हों, अगर वहां पे इलेक्शन नहीं होते हैं, अगर वो जनता के द्वारा इलेक्शन के थ्रू नहीं चुने गए हैं, तो वो सरकार कभी भी लोकतांत्रिक सरकार नहीं हो सकती। इस डेफिनेशन से हमें इतना तो क्लियर हो गया था। बट इस डेफिनेशन को और ज्यादा समझने के लिए हमें और भी कई एग्जाम्पल देखने पड़े। तो पहले तो हमने ये समझा कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, हमने कहा कि वहां इलेक्शंस नहीं होते, तो वो किस तरह की होती है। जैसे हमने दो एग्जांपल देखे थे म्यांमार का। म्यांमार में हमने देखा था आर्मी रूल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन कौन सी गवर्नमेंट हो सकती हैं जो लोकतांत्रिक नहीं होगी, तो आप कौन कौन से एग्जांपल दोगे कि आर्मी रूल अगर कहीं पे है तो वो भी लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि आर्मी जनता के द्वारा चुनी नहीं जाती। हमने फिर डिक्टेटरशिप के बारे में पढ़ा था, इसको हमने लास्ट वीडियो सेशन में डिटेल में पढ़ा था। तो अगर आपको ये चीजें रिवाइज करनी है फिर से, आप फिर से पिछले वाला वीडियो सेशन, लास्ट वाला वीडियो सेशन देख सकते हैं, जो इस चैप्टर का पार्ट 1 था। उसके बाद हमने नेक्स्ट एग्जांपल एक मोनार्की का भी देखा था, कि मोनार्की भी एक एग्जांपल, मोनार्की बोल देते हैं राजतंत्र को, हिंदी में इसको बोल देते हैं राजतंत्र, यानी कि किंग रूल। तो किंग रूल हमने पुराने टाइम से ही देखा है कि किंग भी जनता के द्वारा नहीं चुने जाते, वो वंश के अकॉर्डिंग, जनरेशन के अकॉर्डिंग बनते हैं। जैसे अगर कोई अभी किंग है तो उसका बेटा नेक्स्ट किंग होगा। तो ये चीज भी हमने लास्ट वीडियो सेशन में अच्छे से समझी थी। तो हमने नॉन डेमोक्रेटिक में 3 एग्जाम्पल देखे, इनके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनता है। तो आप कौन कौन से एग्जाम्पल दोगे? एक एग्जाम्पल आप दे सकते हो डिक्टेटरशिप का, एक एग्जाम्पल आप दे सकते हो आर्मी रूल का, और एक एग्जाम्पल आप दे सकते हो मोनार्की का, यानी कि किंग रूल। तो इस तरह के 3 एग्जांपल्स को आप, तीनों कंट्रीज के एग्जांपल जो हमने पढ़े थे, आप तीनों को लिख सकते हो एग्जाम में। तो नेक्स्ट हमारा जो था कि हमने इसकी डेफिनेशन को, डेमोक्रेसी की जो कॉमन डेफिनेशन सारे वर्ल्ड में चलती है, उसको हमें वर्ड टू वर्ड अच्छे से समझना था। क्योंकि हमने देखा था कि अगर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम चले, काफी कंट्रीज ऐसी भी हैं जो डेमोक्रेसी होने का दिखावा करती हैं, यानी कि वहां इलेक्शन करवाए तो जाते हैं बट दिखावे के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम भी डेमोक्रेसी है, बट एक्चुअल में वो नहीं होती। पाकिस्तान भी इसका एक एग्जाम्पल है। तो उन कंट्रीज को हम डेमोक्रेसी नहीं बोलेंगे जहां पे लोगों से सिर्फ धोखाधड़ी से, झूठ बोलकर उनसे वोट डलवा ली जाए और बाद में उनको किसी तरह के कोई अधिकार ना मिले। इसलिए हमने कहा कि अगर हमें डेमोक्रेसी को समझना है, हमें कुछ चीजों पर स्पेशल फोकस रखना होगा। जैसे हमने कहा था कि हमारा मेन विजन जो रहेगा इस डेफिनेशन को समझने के लिए, वो 4 वर्ड्स पर रहेगा। एक तो कि गवर्नमेंट अगर है, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार किस तरह की सरकार होती है, उसमें जो लोग चुनते हैं, जो इलेक्शन होता है वो किस तरह का इलेक्शन होता है, कौन लोग होते हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और कौन लोग होते हैं जो वोट देने जाते हैं, जो रूलर्स होते हैं वो, उनके क्या फीचर्स होते हैं, वो किस तरह के रूलर होते हैं कि उनको ये बोला जाए कि ये लोकतांत्रिक सरकार को चलाने वाले रूलर्स हैं। तो इन सारी चीजों को हमने समझना था। इसको समझने के लिए हमें जरूरत पड़ी कि हम पहले डेमोक्रेसी के फीचर्स यानी कि विशेषताओं को समझ लें। उसको समझने के लिए लास्ट वीडियो सेशन में हमने पहला एग्जाम्पल पाकिस्तान का लिया था, जिसमें हमने देखा था कि वहां पे परवेज मुशर्रफ ने वहां की सरकार को गिराकर, यानी कि मिलिट्री कूप हुआ था। मिलिट्री कूप के ऊपर भी मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन आता है लास्ट वीडियो सेशन में, आपको मैंने इसके बारे में भी एक्सप्लेन किया था। तो वहां की परवेज मुशर्रफ ने, यानी कि जो कि आर्मी चीफ थे, पाकिस्तान की सरकार गिराकर उन्होंने क्या किया था, रूल करना स्टार्ट कर दिया था। तो इस तरह वहां पे जो भी मेजर डिसीजन होते थे वो कौन लेता था, आर्मी लेती थी, ना कि जनता के द्वारा चुने गए लोग। तो इस एग्जांपल से हमने देखा था, फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी हमें मिल गया था। फर्स्ट फीचर क्या कहता था कि अगर कोई भी लोकतांत्रिक देश है, वहां जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए वो उन्हीं लोगों के हाथ में होनी चाहिए जिनको जनता ने चुना है, ना कि किसी और एक्सटर्नल पर्सन के हाथ में होनी चाहिए। तो इस एग्जांपल को हमने अच्छे से समझ लिया था। तो हमें फर्स्ट फीचर डेमोक्रेसी का समझ आ चुका है।
इसके ऊपर 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान से समझना। फर्स्ट पिक्चर क्या है हमारा कि फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में होनी चाहिए, लोगों के हाथ में होनी चाहिए। तो नेक्स्ट डेमोक्रेसी को और ज्यादा डीपली समझने के लिए हम नेक्स्ट पिक्चर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पिक्चर हमारा क्या कहता है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए, यानी कि जो इलेक्टोरल कंपटीशन है, इलेक्शंस है, वो फ्री इलेक्शंस और फेयर इलेक्शन होने चाहिए, सही तरीके से होने चाहिए, गलत तरीके से नहीं होने चाहिए। अब इसको समझने से पहले हमें कोई ना कोई एग्जांपल से इसको समझना होगा। हम सिर्फ डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, हर पॉइंट को विद एग्जांपल समझेंगे। जैसे चाइना की बात आ रही है, चाइना में हम देख रहे हैं कि इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 इयर्स। चाइना में हर 5 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं। तो इस चीज को सुन के तो ये लग रहा है कि भाई वहां तो फिर डेमोक्रेसी होगी, लेकिन आगे पढ़ते हैं। लेकिन जो कंट्रीज पार्लियामेंट है, वहां की कंट्री के पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं, और वहां की पार्लियामेंट का नाम आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जा सकता है। तो वहां की पार्लियामेंट का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। नेशनल पीपल कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो ये ही जो पार्लियामेंट है वहां की, इसी पार्लियामेंट से ही कंट्री के लीडर यानी कि प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, और उन प्रेसिडेंट के हाथ में सारी डिसीजन मेकिंग पावर्स होती हैं। इसमें करीब करीब 3000 लोग होते हैं जो सारे चाइना में से इलेक्शन के दौरान चुने जाते हैं। लेकिन एक बात यहां पे आपको समझनी है कि बिफोर कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शंस ए कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो आपने यहां पे देखा कि अगर किसी भी पर्सन को इलेक्शन लड़ना है तो उसको ये जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है इसी से ही परमिशन लेनी पड़ेगी। ये तो कोई बात नहीं बनी। ये तो वही बात हुई कि अगर इंडिया में इलेक्शंस हो रहे हैं, मान लो यहाँ पे बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, किसी का भी नाम ले सकते हैं, मैं किसी का फेवर या किसी के अगेंस्ट नहीं हूं। फॉर एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ऐसा होने लग गया कि मान लो आपका मन कर रहा है कि मैं इलेक्शन कांग्रेस से लड़ूं, मान लो आपका मन कर रहा है कि इलेक्शन में आम आदमी पार्टी से लड़ूं, बट आपको परमिशन किससे लेनी पड़ रही है, बीजेपी से। तो ये तो कोई बात नहीं, ये तो कहीं की डेमोक्रेसी नहीं हुई। तो हमने क्या देखा कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से सबको परमिशन लेनी पड़ती है। और जो लोग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं, या फिर उन स्मॉलर पार्टी के मेंबर हैं जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की सपोर्टर हैं और उनसे जुड़ी हुई हैं, उन्हीं को ही इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाएगा। ऐसा 2002 और 2003 में हमने देखा। तो अगर एक ही पार्टी के पर्सन इलेक्शन लड़ेंगे तो ऑब्वियसली वही तो पार्टी जीतेगी, कोई ऑपोजिशन वाली पार्टी तो होगी नहीं। तो इसका मतलब ये तो क्या हुआ, ये तो सिंगल पार्टी रूल हुआ। और अगर सिंगल पार्टी रूल हुआ तो ये डेमोक्रेसी नहीं हो सकती, क्योंकि डेमोक्रेसी का मेन फंक्शनिंग ये होती है कि वो लोगों को चॉइस देती है। लोगों को जब चॉइस मिलती है तभी लोग अपनी पसंद की सरकार को चुनते हैं। बट जहां पे लोगों को चॉइस ही ना मिले, सिंगल पार्टी रूल हो, तो हम उसको किस तरह का लोकतंत्र बोल सकते हैं? वो लोगों का रूल तो हो ही नहीं सकता। सो द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। वो तो होगा ही, जब एक ही पार्टी की से परमिशन लेनी पड़ेगी, एक ही पार्टी के लोग इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, तो ऑब्वियसली बात है जो जीतेगा वो भी वही पार्टी जीतेगी। तो हमने यहां पे देखा कि यहां पे इलेक्टोरल कंपटीशन है, यानी कि जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो सही तरीके से नहीं हो रहे, वहां तो सिंगल पार्टी रूल है। तो ये तो हमने समझा चाइना के एग्जांपल से। क्या ऐसा और भी कोई एग्जांपल है जिससे हम इस चीज को डिटेल में समझ पाए? तो देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो मेक्सिको का है। मेक्सिको 1930 में आजाद हुआ था। जब से वो आजाद हुआ था वहां पे हर 6 साल बाद प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते थे, जो कि बहुत अच्छी बात है। जैसे होने ही चाहिए लोकतंत्र में, तो हर कुछ टाइम बाद इलेक्शंस तो यहाँ पे भी होते थे। बट जैसे हमने चाइना में देखा था, तो यहाँ पे भी हमें कुछ और देखने को मिल रहा है। यहाँ क्या देखने को मिल रहा है? द कंट्री हैज नेवर बीन अंडर ए मिलिट्री और डिक्टेटर रूल। ये भी बात बहुत अच्छी है कि यहाँ पे कभी भी मिलिट्री रूल नहीं आया, डिक्टेटर रूल नहीं आया। जैसे आपने म्यांमार में देखा था मिलिट्री रूल, डिक्टेटर रूल देखा था आपने चिले कंट्री में। लेकिन 2000 तक हमने देखा, यानी कि 1930 से जब से वो आजाद हुए तो 2000 तक हमने देखा कि जो इलेक्शन जो जीत रही थी पार्टी, वो सिर्फ एक ही पार्टी जीत रही थी, पीआरआई, जिसकी फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म आपसे एमसीक्यू में पूछ ली जा सकती है, तो ध्यान से याद रखना इन चीजों को। इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी बोलते हैं पीआरआई, बट इसकी फुल फॉर्म उल्टी है। आई को पहले, आर को फिर, और फिर पी को एक्सप्लेन कर रखा है, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। तो अगर कोई पार्टी इतने 70 सालों में एक ही पार्टी अगर जीत रही है, तो वहां हमें देखने को मिलेगा कुछ ना कुछ तो गलत हो सकता है। इतनी कोई आइडियल गवर्नमेंट नहीं होती कि 70 साल से लोग केवल उसी गवर्नमेंट को चुन रहे हैं। तो वहां क्या देखने को मिला है कि ओपोजिशन पार्टीज डिड कॉन्टेस्ट द इलेक्शंस बट नेवर मैनेज टू विन। ओपोजिशन पार्टी थी वहां पे, इलेक्शन में हिस्सा भी लेती थी, बट कभी जीत नहीं पाती थी। बाद में क्या पता चला कि ये जो उनकी मेजर पार्टी पीआरआई है, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी है, वो कई तरह के गलत तरीके यूज करती है इलेक्शन में। तो क्या वो गलत तरीके हैं, देख लेते हैं। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस में लोग काम करते हैं, जितने भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, सबको कंपलसरी था कि उनको जो पीआरआई पार्टी की मीटिंग है वो लगानी पड़ेगी, जबरदस्ती।
जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर होते थे उनको क्या फोर्स किया जाता था कि वो बच्चों के पेरेंट्स को वोट देने के लिए फोर्स करें पीआरआई को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, कितनी फोर्स करने की कोशिश कर रही है सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, वहां की जो पीआरआई पार्टी है। मीडिया भी क्या करता था, अब मीडिया का भी इलेक्शंस में बहुत बड़ा रोल रहता है। मीडिया हमेशा क्या करता था, पीआरआई के सपोर्ट में ही जो भी न्यूज होती थी वो डाला करता था, और जो ओपोजिशन पार्टी थी उनको हमेशा सिर्फ क्या करता था, क्रिटिसाइज करता था, उनके अगेंस्ट ही बोला करता था। यानी कि मीडिया भी पीआरआई पार्टी का साथ दे रहा था। कई बार ऐसा भी देखा गया कि इलेक्शन होने से 1-2 मिनट पहले ही पोलिंग बूथ को चेंज कर दिया गया। पोलिंग बूथ मतलब जहां पे इलेक्शन के लिए वोट दी जाती है। तो अगर इलेक्शन कहीं पे होने वाला है, वो लोकेशन फिक्स हो चुकी है, अंतिम में जब इलेक्शन शुरू होने वाले हैं अचानक पोलिंग बूथ को चेंज कर दिया जाए, तो इससे क्या होगा, काफी लोग तो वोट ही नहीं डाल पाएंगे। तो ये भी एक कारण था कि पीआरआई पार्टी जीतती रही। तो यानी कि वो हर तरह की डर्टी ट्रिक्स, हर तरह की धोखाधड़ी इस्तेमाल कर रही थी खुद को जीतने के लिए। तो यहां से हमें क्या समझ आया कि क्या इन दोनों एग्जाम्पल को, जो भी दो एग्जाम्पल हमने देखे, पहला एग्जाम्पल हमने चाइना का देखा और दूसरा एग्जाम्पल जो हमने मेक्सिको का देखा है, क्या इन दो एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि ये जो दो इलेक्शन हुए हैं ये बड़े फ्री और फेयर तरीके से हुए हैं? तो आप इस एग्जाम्पल्स के साथ समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही दे सकते हो कि ये इलेक्शन फेयर तरीके से नहीं हुए। तो यहीं से हमें सेकंड फीचर मिल जाता है। क्या मिल जाता है? सेकंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। पहले में हमने फीचर में क्या देखा था, आपको याद करवा देता हूं। उसमें हमने देखा था कि फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में होनी चाहिए, जो लोगों को जनता ने चुना है। अब दूसरे फीचर में हमने क्या देखा, डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन द पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग। यानी कि एक लोकतांत्रिक सरकार उसी को ही बोल सकते हैं जहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, और जहां पे जो भी पार्टी सरकार चला रही है अगले इलेक्शन में पूरे चांसेस हों कि अगर अच्छे से काम नहीं किया है वो हार सके। जैसे आप इंडिया के एग्जांपल को अच्छे से समझ सकते हो कि अभी उससे 2009-2014 में आपने देखा बीजेपी जीती थी, 2019 में फिर से बीजेपी जीती। किस कारण से? लोगों को लगा कि ये काम अच्छा कर रहे हैं, अगर आने वाले टाइम में काम अच्छा करेंगे तो जीतेंगे, अगर ये काम अच्छा नहीं करेंगे तो क्या होगा, पार्टी चेंज कर देंगे। लोगों के पास राइट्स हैं, वोटिंग देने के अधिकार हैं। तो लेकिन इन दो कंट्रीज के एग्जांपल में हमने ये चीज नहीं देखी, ना चाइना के एग्जांपल में देखी, ना मैक्सिको के एग्जांपल में देखी। तो यानी कि हर लोकतांत्रिक देश का दूसरा फीचर जो हमें देखने को मिला क्या होना चाहिए कि वहां पे इलेक्शन सही तरीके से होने चाहिए। तो यहां से हमें सेकंड फीचर समझ आ गया। अब हम देखते हैं थर्ड फीचर, और क्या फीचर हो सकता है डेमोक्रेसी का। यहां पे इन्होंने दिया है थर्ड फीचर, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। यानी कि हर पर्सन के पास एक ही वोट का अधिकार हो और उसकी वोट की वैल्यू सेम हो। अब इस बात का मतलब समझने के लिए भी हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं सऊदी। अब क्या क्या कई सारी कंट्रीज के एग्जांपल इसमें देखे जा सकते हैं। देखो, पहले तो हम एग्जांपल ले रहे हैं किसका, सऊदी अरब का। सऊदी अरब में 2015 तक जो वहां की महिलाएं हैं उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। इससे हमें क्या पता चल गया कि ये इक्वेलिटी नहीं है, तो इनइक्वेलिटी है। और इनइक्वेलिटी तो कभी लोकतंत्र में हो ही नहीं सकती, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब क्या है, सभी लोगों का मतलब क्या है, लोकतंत्र में समानता होनी चाहिए, इक्वेलिटी होनी चाहिए लोगों के बीच में। बट यहां पहले एग्जांपल, सऊदी अरब के एग्जांपल में हमने क्या देखा कि महिलाओं का अगर वोट डालने का अधिकार नहीं है तो उस गवर्नमेंट को हम लोकतांत्रिक गवर्नमेंट कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पे समाज के एक इंपॉर्टेंट सेक्शन को तो आपने वोट डालने का अधिकार दिया ही नहीं। दूसरा एग्जांपल है एस्टोनिया का। एस्टोनिया हैज मेड इट सिटीजनशिप रूल सच दैट पीपल बिलोंगिंग टू द रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। तो एस्टोनिया कंट्री जो है वहां पे रशियन भी काफी लोग रहते हैं। तो रशियन लोग वहां पे माइनॉरिटी में रहते हैं, यानी कि अल्पसंख्यक लोग हैं। तो बहुसंख्यक लोग कौन है जो वहां पे एस्टोनिया के रहने वाले हैं? तो एस्टोनिया ने क्या कर रखा है कि जो रशियन माइनॉरिटी है उनको वोटिंग राइट ही नहीं दिए। रशियन माइनॉरिटी, अब वहां पे हम ये नहीं कह रहे कि वो रशिया के रहने वाले हैं, सिटीजनशिप उनकी किनके पास है, एस्टोनिया की ही सिटीजनशिप है। यानी कि वो अब नागरिक एस्टोनिया के ही हैं, चाहे वो रशिया में पैदा हुए हों। लेकिन हमें वहां पे क्या देखने को मिल रहा है कि उनके पास वोटिंग का राइट नहीं है। तो एक ही कंट्री में जो लोग वहां के सिटीजन हैं, आप कैसे किसी से वोटिंग का राइट छीन सकते हो? और अगर आप छीन लेते हो तो हम उसको भी डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते। इसी तरह एक एग्जांपल फिजी का है। फिजी का जो इलेक्टोरल सिस्टम है, इलेक्शन का सिस्टम है, वो कुछ ऐसा है कि वहां पे वोट की वैल्यू ही अलग अलग है। यानी कि जो वहां के इंडिजीनियस, मतलब जो वहां के रहने वाले, फिजी के रहने वाले लोग हैं, उनकी वोट की वैल्यू ज्यादा है। किससे ज्यादा है? जो वहां पे इंडियन फिजियन, यानी कि इंडियन फिजियन जो वहां पे रह रहे हैं उनकी वोट की वैल्यू कम है। यानी कि जो फिजी का पर्सन रहने वाला है वो भी एक वोट डाल के आ रहा है,
लेकिन जो इंडियन फिजियन है वो भी एक ही वोट डाल के आ रहा है, बट जो वोट की वैल्यू है इसकी ज्यादा है और इंडियंस की कम है। तो यानी कि वोट की वैल्यू में ही अलग अलग का डिफरेंस कर दिया इन्होंने। तो इससे भी हमें क्या समझने को मिल रहा है कि भाई ये तो इक्वेलिटी नहीं है, ये भी क्या है, इन इक्वेलिटी है, ये भी समानता नहीं है, और जहां समानता नहीं है वहां लोकतंत्र नहीं हो सकता। तो हमने क्या देखा इसी एग्जाम्पल से, हमने इन 3 एग्जाम्पल से हमने बेसिकली डेमोक्रेसी के थर्ड फीचर को भी देख लिया। तो डेमोक्रेसी का थर्ड फीचर क्या कहता है कि किसी भी सरकार में, लोकतांत्रिक सरकार में क्या होना चाहिए, पॉलिटिकल इक्वेलिटी होनी चाहिए, यानी कि राजनीतिक समानता होनी चाहिए। पॉलिटिकल इक्वेलिटी का क्या मतलब है, राजनीतिक समानता, यानी कि राजनीति से रिलेटेड कुछ भी होगा तो यानी कि वोटिंग वगैरह होगी या इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली बात होगी तो सभी लोगों के पास समान अधिकार है, कोई भी इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है, कोई भी वोट दे सकता है। दैट गिव्स अस द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। तो थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या कहता है, ईच एडल्ट सिटीजन, एडल्ट का मतलब होता है वयस्क नागरिक, वयस्क नागरिक, ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट वन वैल्यू। ठीक है, अब यहां से आपने एक और चीज समझनी है, यहां पे क्या आया कि हर एडल्ट को वोट देने का अधिकार हो, तो इसी को ही क्या बोल दिया जाता है, आपसे इस चैप्टर में एक टर्म पूछी जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, मैं ऊपर लिख देता हूं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसको हिंदी में बोल देते हैं हम वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं कि हर वयस्क नागरिक जो एडल्ट बन चुका है वो वोट डाल सकता है। अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में किसको एडल्ट बोला जाता है, पहले 21 ईयर्स के नागरिक को बोला जाता था, अब इंडिया में 18 ईयर के नागरिक को क्या बोला जाता है, एडल्ट। यानी कि इंडिया में हर 18 या 18 साल से ज्यादा का व्यक्ति अब क्या डाल सकता है, वोट डाल सकता है, उसके पास क्या है, वोटिंग को लेके क्या है, अधिकार है, वोटिंग राइट्स हैं। तो इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल मतलब सभी लोग, उसमें कोई ये बात नहीं हो रही कि वो पढ़ा लिखा होना चाहिए या वो इस धर्म का होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं हो रही। क्या बात हो रही है कि जो भी 18 साल का हो चुका है यानी कि एडल्ट बन चुका है वो वोट डाल सकता है। इसी को ही क्या बोल देते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी या यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज भी इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। तो इस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को आप जरूर नोट कर लेना, क्योंकि इनसे एग्जाम में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और फ्यूचर में भी पूछे जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन को हम यहीं पे खत्म करते हैं। हम अब 3 फीचर्स डेमोक्रेसी के पढ़ चुके हैं। हमने वोटिंग के बारे में देखा, हमने लीडरशिप के बारे में देखा कि जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है किसके पास होनी चाहिए, उस कंट्री के लोगों के पास होनी चाहिए, उस कंट्री के जो लोग जनता के द्वारा चुने गए उनके पास होनी चाहिए। और दूसरे पिक्चर में हमने ये भी देखा था कि जो इलेक्शंस हैं, इलेक्शन में अगर हिस्सा लेना चाहते हैं तो सभी लोगों को चॉइस मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही पार्टी के लोग बार बार इलेक्शन जीत रहे हैं, जो कि हमने चाइना और मैक्सिको के एग्जाम्पल्स में देखा था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगेगा। आप इसको रिपीट करके 2-3 बार देख सकते हैं, तो आपके ये कंसेप्ट ऐसे क्लियर हो जाएंगे कि फिर आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसको देखने के बाद अपनी एनसीईआरटी को पढ़ना चाहें तो उसको भी एक बार रीड कर सकते हैं, तो आपकी जो चैप्टर के ऊपर क्लैरिटी है और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन आंसर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जैसा कि मैंने लास्ट चैप्टर में भी बताया था। तो उन मेजर क्वेश्चन आंसर्स को आप किसी भी बुक से फॉलो करके पढ़ सकते हैं, तो आपकी तैयारी जो है एग्जाम के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।